बात करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया। इसमें कानपुर के गोविंदपुरी अनवगंज रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पुराने ढांचे पर चल रहे रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े दो एग्जीबिशन सेंटर्स भारत मंडपम और यशोभूमि एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े। भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज भारत में हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल दिल्ली में आपकी पीएसी की बड़ी बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो आम आदमी पार्टी की कल बड़ी बैठक होने जा रही है और ये दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। कल दिल्ली की पैक की बड़ी बैठक होने जा रही है और आम आदमी पार्टी की इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। दिल्ली में 4 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। कल दिल्ली में आपके पैक की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है। इस बैठक में जो है आम आदमी पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर सकती है। और साथ ही बता दें कि दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस दौरान जो है बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर बातचीत की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है।
तो कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पैक की बड़ी बैठक होने जा रही है और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर जो है पार्टी चर्चा कर सकती है। साथ ही बता दें कि दिल्ली के 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और उम्मीदवारों को लेकर कल जो है बैठक में बातचीत की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। तो कल जो है आपकी बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पार्टी चर्चा करेगी, बातचीत करेगी। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर इस दौरान जो है पार्टी चर्चा कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अजित, कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है? और देखिए जी, बता दूंगा कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज 2024 में लोकसभा चुनाव होने और चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो सभी जो पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कसी है। और अगर मैं वही बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की अगर मैं दिल्ली में विशेष तौर पर बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन किया है, तो जब आम आदमी पार्टी के पास 4 सीट आई और उस 4 सीट पर अब कहीं ना कहीं अभी से ही वो तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है। और जो पीएससी की जो बैठक है, कहीं ना कहीं इस वजह से जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि पीएससी की बैठक होगी, उसमें संभावित प्रत्याशियों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। जी, बताया जा रहा है कि पंजाब, गुजरात और हरियाणा के भी उम्मीदवारों पर जो है बातचीत इस दौरान की जा सकती है, दिल्ली के अलावा। और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात ऐसे वो राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी विशेष रूप से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने की बात जरूर कही गई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से गठबंधन किया और गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक साथ उतरेंगी। अजित, हाल ही में जो है मुकुल वासनिक ने भी कहा था कि हम भले ही चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने सिंबल्स पे लड़ेगी, लेकिन ये लड़ाई जो है बीजेपी के खिलाफ होगी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि भले ही पंजाब में चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगी, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने साबित दिखा दिया कि हम गठबंधन के साथ एक साथ होकर के लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात ये वो जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ लड़ने की न केवल घोषणा की है, बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगभग अंतिम मोहर लग चुकी है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर 14 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास आई है, तो उन सभी चीजों के तहत अभी से ही जो आम आदमी पार्टी है वो कमर कस चुकी है और तमाम रणनीति के तहत जो मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर के कल होने वाली जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि संभावित प्रत्याशियों को लेकर के भी आम आदमी पार्टी टीएमसी के बैठक में चर्चा कर रही है। जी अजित, बीजेपी एक तरफ जो है 400 पार का दावा कर रही है, वहीं जो है इंडिया अलायंस की बात कर लेते हुए भी तमाम कोशिशें करें। क्या लगता है, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाना इतना आसान होगा? देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आसान कुछ भी नहीं होगा। और आने वाला जो चुनाव है ये जरूर कहा जा सकता है कि टक्कर मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक और भाजपा जो है वो 400 पार की बात कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए काम को लेकर के भाजपा चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं विपक्ष में कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो एक साथ खड़े होकर के इस बार चुनाव में एक साथ उतरने की तैयारी कर रही है। विशेष तौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जहां एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, तो वहीं अगर यूपी में बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान, तो निश्चित जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है। और खास विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन है वो भाजपा के लिए कोई आसान काम भी नहीं होगा इसको तोड़ना। जी अजित, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। संजय सिंह की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को खारिज की थी जमानत। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को जमानत जो है खारिज की थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को नोटिस भेजा गया है। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का मामला है, जो कि दिल्ली से खबर सामने आ रही है।
जिसमें सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया है ईडी को। दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को याचिका खारिज की थी। तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया है। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मामले में ईडी को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट से। और अजित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मामले में जो है ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ नोटिस में बताया गया है? देखिए जूही, ये कथित तौर पर शराब घोटाले का मामला है जिसमें पिछले अक्टूबर के महीने में आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था और कई आरोप लगाए गए थे। और इसी के तहत बीते 7 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर, जिसमें संजय सिंह ने जमानत याचिका लगाई थी, उसको कहीं ना कहीं उसको रद्द कर दिया था। और इसी फैसले के खिलाफ संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को विशेष नोटिस भेजा है और इस पर जवाब मांगा है। हालांकि इस पर अब अगली सुनवाई आने वाली 5 मार्च को होनी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में जरूर जाने की संभावना कही जा सकती है। लेकिन अब आने वाली 5 मार्च को जब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो उसी समय सामने आएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या अभी अपनाता है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरओ एग्जाम को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज। तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आरओ एग्जाम को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। कई दिनों से प्रदर्शन जारी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई दिनों से प्रदर्शन जारी है, जिसको देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों पर लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया है और आरओ एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब जो है इसको लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। आरओ एग्जाम को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की ओर से। तो खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। आरओ एग्जाम को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस की ओर से ये लाठीचार्ज किया गया है। कई दिनों से जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है छात्रों पर। तो प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है और आरओ एग्जाम को लेकर जो ये झड़प है पुलिस और छात्रों के बीच देखने को मिली है। कई दिनों से जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को लेकर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिज प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या है पूरा मामला? देखिए, दरअसल आरओ की जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये छात्रों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई कि इस परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इस तरह के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के 12 फरवरी से लगातार आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था। हालांकि पिछले दिनों भी इनका प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको समझा बुझा करके हटाया गया था। आज फिर एक बार आरओ के जो अभ्यर्थी है, बड़ी संख्या में यहाँ पे सिविल लाइंस का इलाका है जहाँ पे एक धरना स्थल है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँच गया और नारेबाजी करने लगे, विरोध करने लगे। इस बीच में पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। 1-2 बार ऐसी स्थितियाँ हुई जिसमें तनावपूर्ण स्थितियाँ भी बनी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जो आरओ के अभ्यर्थी हैं वो लगातार आक्रोशित हैं। उनकी मांग है कि ये परीक्षा को निरस्त किया जाए, दोबारा परीक्षा की तारीख की घोषणा की जाए। और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है लंबे समय से, यानी 12 फरवरी से प्रदर्शन चल रहा था। बीच में कुछ हालात सुधरे थे, ऐसा उनको समझा बुझा कर कहा गया था कि जल्दी इस पर कोई निर्णय आएगा। लेकिन आज एक बार की फिर जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हुए और जुलूस की शक्ल में ये धरना स्थल जो प्रयागराज में है वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 1-2 बार जो छात्रों का हुजूम है वो सड़क मार्ग पे निकलने के लिए
बाहर आने लगा, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस तरह से अफरा तफरी की भी स्थिति बनी। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक तरह से सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें समझा बुझा कर। जी शोएब, अगर हम बात करें अभी के हालात की, तो अभी क्या माहौल देखा जा रहा है वहाँ? देखिए, अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो धरना स्थल पे मौजूद हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है। उनके जो मांग है उसके बारे में शासन को भी अवगत कराया गया है, आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई है। तो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों से जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो हालात ये अगर देखा जाए तो बहुत सामान्य हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित इस बात के लिए जरूर हैं कि उनकी जो डिमांड है कि री एग्जाम कराया जाए, उसको लेकर के निर्णय क्यों सरकार नहीं ले रही या आयोग क्यों फैसला नहीं ले रहा, इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो जो अभ्यर्थी है वो वहाँ पे धरना स्थल पे कुछ अभ्यर्थी अभी भी मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। उन्हें समझा बुझा करके उनकी मांग को शासन तक अवगत कराने की बात कही जा रही है। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगर लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। सिंगर की फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनके निधन की खबर दी है। स्टेटमेंट में लिखा है, बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास के दुखद निधन की जानकारी देते हुए दुखी हैं। पंकज किस बीमारी से जूझ रहे थे इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पंकज उधास गजल गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। उन्हें चिट्ठी आई है गजल से शोहरत मिली थी। यह गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में थी। पंकज ने कई गजलों को अपनी आवाज दी, जिसमें ये दिल लगी, फिर तेरी कहानी याद आई, चले तो कट ही जाएगा और तेरे बिन शामिल है। इसके अलावा ना कचरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा पंकज के यादगार गानों में से एक है। इंडिया वॉइस परिवार भी गजल गायक पंकज उधास को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां।
तो पंकज उधास के निधन से जो है संगीत की दुनिया में एक बड़ी क्षति है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।